हेलो एवरीवन। अभी आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा पद परिचय का भाग 1। उसमें आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय पढ़ा। और अगर आपको उसमें कुछ पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ये है पद परिचय का भाग 2। इसमें हम क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय के बारे में बताएंगे। और ये 4 नंबर का आता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हमें अच्छे से आ गया तो 4 नंबर हमारे पास होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पद परिचय। तो हम आपको पहले ये बताएं पद परिचय क्या है। एक वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनका परिचय होता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं और उन पदों का परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद का क्या स्थान है ये बताया जाता है। लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है, उसे कहते हैं पद परिचय, पदों का परिचय। तो पहला है क्रिया। इसका हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। जिस कार्य से किसी करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है। जैसे सीता नाच रही है, इसमें कार्य करने का बोध हो रहा है कि वो नाचने का कार्य कर रही है। कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म नहीं होता है, कर्ता मेन होता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, गीता हंसेगी, क्रिया जो है वो कर्ता के द्वारा चल रही है, वो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में कर्म के द्वारा क्रिया चलती है। कर्म जो है वो वहाँ पे कार्य का फल कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है। जैसे रानी चित्र बनाती है, क्या बनाती है? चित्र बनाती है। तो यहाँ पे चित्र के अनुसार जो है वो क्रिया चल रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म है। फिर आते हैं रचना के आधार पे संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे चल देना, 2 धातु है, हंस देना, रो पढ़ना, तो ये क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। फिर रहते नाम धातु क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, इसमें आना शब्द हम क्रिया के साथ जोड़ देते हैं। फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे खाना खिलवाना, खाना खिलवाना, पढ़ना पढ़वाना। जैसे अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया तो बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। माँ ने बहन से बेटी को खाना खिलवाया, तो ये क्या है? कार्य को करवाया गया, कार्य के लिए प्रेरित किया गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया से पहले आकर क्रिया लगती है वो पूर्वकालिक क्रिया रहती है। जैसे मैं खाकर खेलने गया, खा कर लगा रहता है, क्रिया के साथ कर लगता है। मैं नहाकर सो गया, मैं खेलकर भाग गया, तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ पे कर लगा रहता है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया से पहले ये क्रिया आई है। खाकर खेलने लगा, खेलने लगा से पहले खाकर आया, तो ये क्या हो जाएगी? खा भी धातु है, क्रिया है, तो खाकर कर लग गया, तो ये क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक। क्रिया से पहले जो क्रिया लगती है। क्रिया का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। उसका भेद क्या है? लिंग, वचन, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म का संकेत। धातु, क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। जैसे खा, सो, पढ़, लिख, ये सब धातुएं कहलाती हैं। जैसे रेखा निबंध लिखती है, हमें इसका परिचय देना है, तो इसका परिचय देते समय हमें क्या क्या लिखना है? लिखती है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या लिखती है? निबंध लिखती है। यहाँ पे कर्म दिया हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया है। स्त्रीलिंग है, रेखा है, लिखती है, इकारांत है, तो स्त्रीलिंग है। एक वचन है, लिख धातु, धातु कौन सी? लिख, लिखती है, तो लिख धातु है। और वर्तमान काल है, रेखा करता है। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, मर मिटेंगे, मर मिटेंगे, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और भविष्य काल है, कृतिवाच्य है। फिर आते हैं अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो सके, वो शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल
आदि के कारण कोई भी विकार नहीं होता है, इसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय के भेद है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब होता है ढंग, कार्य को करने की विधि, वो रीति कहलाती है। जैसे गीता तेज भागती है, कैसे भाग रही है? तेज भाग रही है, तो ये उसका ढंग बता रहा है, ये उसकी विधि बता रही है, इसकी रीत बता रही है उसके भागने की, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वो धीरे धीरे खाती, कैसे खाती है? धीरे धीरे खाती है, उसके खाने का ये ढंग है कि वो धीरे खा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे क्या होता है? क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताता है। जैसे यहाँ सब कुछ कुशल पूर्वक है, यहाँ ये स्थान है, ये तो क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, तो क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराता है। राम कल आएगा, कब आएगा? कल आएगा, ये समय बता रहा है। सदा सत्य बोलो, सदा समय है, तो ये क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वो अधिक खा गया, कितना खा गया? मात्रा बता रहे हैं, अधिक, बहुत अधिक। सुभाष बहुत पढ़ता है, कितना पढ़ता है? बहुत पढ़ता है, तो ये क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके लिए हमें पद परिचय लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भेद कौन सा है, उपभेद क्या है, विशेष क्रिया का निर्देश क्या है। जैसे रीतिका रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है, रोज सवेरे, हम इसको लेते हैं पहले रोज सवेरे। अब रोज सवेरे क्या हुआ? काल बता रहा है, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। टहलती क्रिया का की विशेषता बता रहा है, टहलती क्रिया का विशेषण है ये। धीरे धीरे, अब ये ढंग बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। टहलती है विशेषण, टहलती है क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर एक क्रिया विशेषण की को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक की है ये, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और हमें पता चलेगा कौन सा भेद है। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम कैसे, क्रिया में अगर हम कैसे करके प्रश्न लगाते हैं, अगर उत्तर आता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तुम्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। वो जोर जोर से चिल्ला रही है, कैसे? जोर जोर से, तो ये ढंग और रीति बता रही है, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे हम कहाँ लगाते हैं, जब कहाँ करते हैं और उत्तर आता है तो वो क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। धर्म की सर्वत्र विजय होती है, कहाँ विजय होती है? सर्वत्र, सारे संसार में, तो ये उत्तर आ गया ये स्थान के बारे में। इधर उधर मत जाओ, कहाँ मत जाओ? इधर उधर, तो ये स्थान के बारे में बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे हम कब लगाते हैं, क्रिया के साथ कब लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर आता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है, कब बढ़ती जा रही है? आजकल। ये पत्रिका प्रतिमाह छपती है, कब छपती है? प्रतिमाह। फिर परिमाणवाचक पे हम कितना और कितनी का प्रश्न लगाते हैं। दाल में नमक ज्यादा है, कितना है? ज्यादा है। थोड़ा खाओ खूब पचाओ, कितना खाओ? थोड़ा। कितना पचाओ? खूब पचाओ, तो इसका उत्तर आ गया, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर आते हैं संबंध बोधक अव्यय। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, जैसे के ऊपर, बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर, ये सारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। सीता के पिता अध्यापक है, सीता के पिता और सीता का संबंध है, तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना है। क्या भेद है पदों का, पदबंधों का, वाक्यांशों का से क्या संबंध है, इसका निर्देश हमें देना चाहिए। जैसे हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, के पीछे संबंध बोधक है, और स्थान विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने का है। चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, के कारण संबंध बोधक अव्यय है। कारण सूचक चोट का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है।
फिर आते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है। जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, और जब अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे राधा रागिनी से मधुर गाती है, रागिनी मधुर गाती है, यहाँ पे क्रिया है, मधुर गाती है, कौन? रागिनी मधुर गाती है। तो यहाँ रागिनी के जो है यहाँ पे मधुर गाती है, क्या कैसा गाती है? मधुर गाती है। और राधा रागिनी से मधुर गाती है, यहाँ पे क्या है? इन दोनों में का संबंध बता दिया गया। तो ये क्या कहलाएगा? संबंध बोधक, और ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक योजक चिन्ह को कहा जाता है। दो शब्दों वाक्यांशों को आपस में मिलाने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? योजक शब्द कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय समान वाक्यांशों को, शब्द एवं वाक्यों को आपस में मिलाते हैं, जैसे और, या, लेकिन, किंतु, ये वाले शब्द क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक। जैसे हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, इन दोनों शब्दों को मिला रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। इसका परिचय देते समय हमें यह देखना है भेद, उपभेद, संयुक्त शब्द अथवा वाक्य क्या किस चीज को वो मिला रहा है। जैसे इशिका और किरण भाई बहन है, और का है तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समानाधिकरण है, योजक चिन्ह है, इशिका और किरण शब्दों को आपस में मिला रहा है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? व्यधिकरण अव्यय कहलाते हैं। इसमें क्या है? क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, जो, कि आदि शब्द आते हैं। जैसे यदि रवि दौड़ कर आता तो बच्चे को बचा लेता, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो ये क्या कहलाएगा? व्यधिकरण अव्यय। फिर विस्मयादि बोधक अव्यय, जहाँ पे हर्ष, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करने वाले अभिकारी शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। जैसे अब इनका पद परिचय देते समय हमें भेद, उपभेद और सूचक भाव को बताना आवश्यक होता है। जैसे शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। अब शाबाश अव्यय है, विस्मयादि बोधक है। शाबाश जो है हर्ष सूचक है, क्योंकि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया, हाय शोक सूचक है, तो यहाँ ये अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, और ये शोक सूचक है। फिर आते हैं निपात, जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, या किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके विशेष अर्थ, उसकी विशेषता पर बल देते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जैसे सुहाना भी जाएगी, भी, तक, भर, मत, जहाँ जिस पर हम बल देते हैं, बलाघात जिसमें हम बल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तुम उसे जानते भर हो, वो तुमसे बोली तक नहीं, ये शब्द जहाँ पे हम जोर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम आगे आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे सकें। तो ये ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।